क्रिमेशन वर्सेस बरियल वाला जो पॉडकास्ट था हमारा, उसमें कुछ लोगों ने सवाल पूछे और मैं चाहूँगा कि आप भी और सवाल पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब दूंगा। जैसे एक सवाल आया था कि अगर हम बॉडी को डोनेट कर देते हैं तो क्या होगा ऐसे में। क्योंकि इसमें क्या है कि बॉडी वही डोनेट करता है जो ऑलरेडी पता है जिसको कि बॉडी डोनेटेड होगी, विल गिव द बॉडी। कई लोग बॉडी डोनेट नहीं करते हैं और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 95% लोग बॉडी डोनेट नहीं करते हैं, क्योंकि बॉडी को सबसे बॉडी जो है वो, जैसे आपका हाथ है, आपका पैर है, आपकी शक्ल है, आपको उससे प्यार होता है, उससे अटैचमेंट होता है, तो आदमी उसको देना नहीं चाहता। तो जो दे देता है उसके अंदर जो शरीर के अंदर जो प्राण होता है वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं है कि प्राण है या नहीं है, प्राण तो सब जगह है। धरती पे ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे प्राण नहीं है। पंच तत्व का जहां पे संयोग बनता है या कह सकते हैं योग बनता है, वहीं पे प्राण होता है। जैसे मंगल ग्रह पे प्राण नहीं है क्योंकि मंगल ग्रह पे पेड़ नहीं है। जीवन वहीं पे उत्पन्न होता है जहां पे प्राण हो। ठीक है, प्राण जो है दैट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज लाइक इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग आउट लाइफ। हो सकता है कोई दूसरा सोलर सिस्टम हो, वहां डिफरेंट टाइप ऑफ प्राणा हो, लेकिन इस टाइप का जो प्राण है जो हमें चाहिए, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये सब प्राण है। बाहर से एनर्जी, हम सो रहे हैं, उस सहस्रार से एनर्जी अंदर घुसती है। ये सब नहीं हो पाता अगर आप बाहर रहते हैं ज़्यादातर। और जैसे आप एस्ट्रोनॉट्स को भी देखेंगे जो बाहर रहते हैं, पृथ्वी के बाहर, वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि ग्रेविटी में नहीं है, इट इज़ बिकॉज कि वो एयर लेके जा रहे हैं। पहली चीज़ तो उसमें ऑलरेडी प्राणा होता है एयर में। लेकिन लेट्स से कि अगर हम यही चीज़ मंगल पे एयर लेके जाएंगे, मंगल पे वहाँ बैठेंगे, तो एक इंसान जो है उसकी लाइफ काफ़ी कम हो जाएगी। आदमी जिएगा, मंगल में आदमी जिएगा, लेकिन 10-20 साल, बहुत कम लाइफ हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जीने के लिए एक निर्धारित डिस्टेंस पे होना जरूरी है, एक निर्धारित दूरी होना जरूरी है अपने तारा से, यानी अपने सूर्य से, अपने सन से। एक निर्धारित दूरी होनी जरूरी है। वो दूरी अगर आप बढ़ाओगे तो जो प्राणिक बॉडी है उस पर असर होता है। लेकिन ये चीज अभी कई लोगों को समझ नहीं आई है। कॉलोनाइजेशन जो है, या इंटरस्टेलर कॉलोनाइजेशन जो है, वहां पे अगर आप देखेंगे, इंटरस्टेलर कॉलोनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, आप अगर देखें अभी कितना साल हो गया, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 4 बिलियन यानी 400 करोड़ साल हो गए धरती को बने हुए, जिसमें से शुरू के 300 करोड़ सालों में सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस बन रही थी और नॉर्मल, जैसे आप देखेंगे डायनासोर्स भी नहीं थे। ठीक है, जुरासिक पीरियड जो आया है वो 65 मिलियन पहले आया था। ठीक है, 65 मिलियन पहले। अब 4 बिलियन हो गया धरती को बने हुए। 13.7 बिलियन का हमारा ये यूनिवर्स है। तो लोग कहते तो है 13.7, लेकिन लाइट को एक आखिरी एंड से यूनिवर्स के यहां तक आने में 13.7 लगा है। बाय द टाइम वो यहां तक पहुंची है तब तक 13.7 इंटू 2 हो गया है। दैट मीन्स अराउंड 27 बिलियन ईयर्स का ये, जो जितना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उतनी बता रहा हूं मैं आपको, 27 बिलियन का है।
क्योंकि देखिए लाइट को समझना जरूरी है। जैसे मून है, अब मून पे लाइट गई, अब मून की लाइट यहां जो आ रही है वो 1 सेकंड में आ रही है। मून की लाइट 1 सेकंड में आ गई, जब तक वो लाइट यहां पे आ रही है तब तक मून पे 2 सेकंड हो गए कि नहीं हो गए? तो क्योंकि हमें 1 सेकंड, अब हमें पिछले 1 सेकंड का दिख रहा है, दूसरे सेकंड का हमें दिख ही नहीं रहा, ये चक्कर है हमारा। तो सारा का सारा जो चक्कर है वो यही है कि जितनी देर में लाइट आ रही है तब तक, जब तक वो आई तब तक और टाइम उधर की तरफ बीत गया, ये प्रॉब्लम है। तो 13.7 बिलियन ईयर्स जैसे मैंने बोला कि है, अब लाइट जब तक यहां आई है तब तक उस तरफ, जिस तरह से लाइट आई है उस तरफ टाइम भी तो बीत गया है और ज्यादा। तो आई होप इतना समझ में आया हो आपको। तो अभी ऑलमोस्ट लेट से 27 बिलियन ईयर का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। अब इतने टाइम में एक एडवांस कॉलोनाइजेशन यानी एडवांस इंटेलिजेंट स्पीसीज आराम से चाहे तो कॉलोनाइज कर सकती थी। क्योंकि हमको देखिए, हमको ये बहुत अचंभा करने वाली बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि 400 साल हुआ है हमें सिर्फ अभी। हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो इक्विपमेंट्स हैं, उसको बने हुए 400 साल हुआ है। इन 400 सालों में आदमी ने क्या क्या कर लिया, सोचिए क्या कर लिया। इसमें आदमी ने क्या किया? एक टेलीस्कोप बनाया, एक वॉयेजर 1 भेजा, एक अंतरिक्ष में वो भेज दिया, वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 जो अभी इंटरस्टेलर स्पेस में है, जो नेपच्यून की फोटो ले चुका, प्लूटो की। एक यान भेज दिया, अंतरिक्ष यान, जो कि बाहर है, इस समय निकल चुका है बाहर वो। एक कॉम्प्लिकेटेड टेलीस्कोप बना दिया जो कि डीप ड्राउंड गैलेक्सीज या डीप एम्बेडेड गैलेक्सीज या डीप डिस्टेंट गैलेक्सीज को देख पा रहा आराम से। 500 साल में जो कॉलोनाइजेशन, जो एडवांसमेंट हुई है गैजेट्स में या इक्विपमेंट्स में, अगर आप देखो हमारी जैसे एवरेज इंटेलिजेंस लोग, क्योंकि हमसे भी इंटेलिजेंट एलियन हो सकते हैं, तो लेट्स इमेजिन फॉर अ सेकंड कि हमसे इंटेलिजेंट एक एलियन है और उसको तो काफी टाइम मिल गया होगा, और हम तो 500 सालों में पता नहीं क्या उखाड़ दिया हमने। 500 सालों में इतना कूड़ा कर दिया हमने स्पेस में। सैटेलाइट का जो कूड़ा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, हम मून पे जा चुके हैं, अब 2024 में दोबारा जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम 2032 तक मार्स तक जाने का या 50 तक मार्स में जाने का प्लान है। आप देखो क्या हो रहा है, 500 सालों में हमने क्या क्या उखाड़ दिया। तो अगर एक एवरेज इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग 500 सालों में ये कर सकता है, तो एक थोड़ा सा स्लाइटली इंटेलिजेंट एलियन कितना तगड़ा कॉलोनाइजेशन कर सकता है। लेकिन अभी तक कोई उनका सबूत नहीं है, कोई उनकी वो नहीं है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें सवाल पूछा एक साइंटिस्ट से कि अभी तक हम कितना देख चुके हैं, मतलब कितना स्पेस जो है वो टेलीस्कोप के थ्रू देख चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक जो कफ सिरप पीते हो, 5 ml वाला डोजर लो और उस डोजर को एक समंदर में डाल दो। उस डोजर को एक समंदर में डाल दो। वो 5 ml का जो डोजर है उसमें से एक बूंद निकाल लो और एक बूंद का भी आधा करके साइड में कर दो। इतना हम देख चुके हैं। मतलब बाप रे बाप, 99.9999999999 पता नहीं कितना 99 लगा दोगे, ऑलमोस्ट 100% हमने देखा ही नहीं। 0.000000001% हमने सैटेलाइट से देखा है अभी, मतलब देख पाए ही नहीं, अभी टाइम ही नहीं है। इतना बड़ा स्पेस है। 5 ml का डोजर आपने ओशियन में डाला, उसमें से एक बूंद निकाली, उस बूंद का आधा कर दिया। इतना कम देख रखा हम लोगों ने, और कोई तरीका नहीं है कि हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। वो ये साइंटिस्ट ये भी बोल रहे हैं हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम पूरा खोज पाए। तो एक सैटेलाइट आगे चल के आने वाला है। वो सैटेलाइट ऑटोमेटिक सर्च मोड
पे रहता है उसके बाद भी टाइम बहुत लगने वाला है, सोचो। बट एनीवे, अभी तक कोई ना मैसेज आया, ना यहां से जो मैसेज भेजा जा रहा है वो मिला, कुछ नहीं मिला। तो अब सवाल यह आता है कि या तो हम फर्मी पैराडॉक्स, यानी हम पूरे के पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं, जो कि बहुत अनलाइकली है। सारे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। 90.99% लोग कह रहे हैं कि है ही नहीं ऐसा। हमारे जो गैलेक्सी है उसमें हमारी जैसी पृथ्वियां बनने के लिए ऑलमोस्ट साइंटिस्ट ने और बहुत सारे हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, उन्होंने बोला है 6 से 7,000 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनमें पॉसिबिलिटी हो सकती है एडवांस इंटेलिजेंट स्पीशीज की। अब अगर हम लेट से सोच के चलते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ 4 बिलियन का टाइम था, इनके पास तो पूरा का पूरा 22 मिलियन का टाइम बचा हुआ है, तो ऐसे में तो बहुत टाइम हमसे भी ज़्यादा कोई स्पीशीज इवॉल्व हो सकती थी, पर अभी तक इवॉल्व हुई नहीं, ना कोई उनका मैसेज आया है। तो यहाँ पे ये सोचना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, हमारे वेद भी कह रहे हैं कि आप अपने प्लैनेट के दायरे से बाहर नहीं जा सकते हो। हाँ, आप सौर मंडल में इधर ऊपर नीचे कर सकते हो कि आप मार्स में चले गए, या स्पेसशिप में बैठ के आप नेपच्यून में चले गए, या वहां से घूम के चले आए, है ना। उसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है। एक स्पेस को सोलर सिस्टम क्रॉस करने में 60 साल लगते हैं, या कुछ 30-40 साल, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा सीन कि मान लो अगर पृथ्वी से छोड़ा और हम चाहते हैं यूरेनस तक पहुंचे तो उसमें 20-30 साल शायद लगेंगे। तो वो घूम के आने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर बशर्त है कि प्राण जो है, यानी जो एयर है, वो बनी रहे। और लेकिन जब बात होती है इंटरस्टेलर कॉलोनाइजेशन की, मंगल की नहीं, मंगल पे भी अगर आप रहोगे तो आपकी 100 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र हो जाए, 20-30 साल की उम्र हो जाएगी। वो भी डोम बना के रहोगे, उसमें भी 20-30 साल। अब आप बात करते हो इंटरस्टेलर कॉलोनाइजेशन की। इंटरस्टेलर कॉलोनाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है सर, चाहे वो एलियंस के लिए हो, चाहे हमारे लिए हो। इसी वजह से तो मैं बात कर रहा हूं तब से कि अभी तक क्यों नहीं कांटेक्ट हुआ या कुछ नहीं। इस वजह से हुआ है क्योंकि वो नहीं जा सकते अपने सोलर सिस्टम को छोड़ के। हर एक तारा यूनिक एनर्जी फेंकता है, उस एनर्जी को खा पी के हमारी पृथ्वी पे लोग बड़े हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, फ्रॉम द सी क्रिएचर्स टू द मैमल्स एंड टू द होमोसेपियंस। ये तीनों जो एवोल्यूशन हुआ है, ये सूरज की जो ऊर्जा है उसको खा खा के हुआ है। तो हमारे अंदर जो सूर्य की ऊर्जा है वो भी है, इसीलिए बोलते हैं हमारे अंदर आग का एलिमेंट है। वो आग का एलिमेंट जो आया है, वो अग्नि जो आई है, वो सूर्य से आई है। लेकिन जो आग की एलिमेंट हमें चाहिए, वो हमें सिर्फ अपने तारे से मिलनी चाहिए। अगर हम दूसरे तारे में की एनर्जी सोखने लगेंगे तो कैंसर हो जाएगा, आदमी इमीडिएट मरने वाला है। इमीडिएट मतलब विद इन 2 to 3 डेज आदमी मर जाएगा, अगर भले ही वो पृथ्वी जैसी इन्वायरमेंट में खड़ा हो और दूसरे सूरज की एनर्जी अंदर ले रहा हो। और जैसे जैसे आप शरीर को दूर लेके जाते हो, शरीर को आभास हो जाता है कि हम अपने सूर्य से दूर जा रहे हैं। तो ये यहां तक तो ठीक है कि आप अपना रॉकेट में बैठे अपना सोलर सिस्टम में घूमने चले आए, क्योंकि अभी भी आप अपने सूर्य के पास हो। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कि मैं अपने सौर मंडल को छोड़ के दूसरे सौर मंडल में एंटर करूंगा, आप कर ही नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। और मैं बता रहा हूं, अगर कल को एलियन को कांटेक्ट हुआ, एलियन सबसे पहले यही बोलेगा कि कॉलोनाइजेशन पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सौर मंडल को हम इधर उधर कर नहीं सकते, और सौर मंडल जो है उसी के अंदर एक इंसान को रहना पड़ेगा। यू आर ट्रैप्ड इन दिस सोलर सिस्टम, यू कैन नॉट गो फ्रॉम दिस सोलर सिस्टम because the type of energy secreting from the sun is essential to survive। और दूसरे स्टार की एनर्जी आप अब्सॉर्ब नहीं कर पाओगे। यहां पे आपको विटामिन डी मिलती है, वहां पे आपको कैंसर मिलेगा, सीधा। हमारा जो सूरज है, हम उसके ऊपर निर्भर हैं, उसकी एनर्जी खाते हैं।
साइंटिस्ट को लगता है सारे सूर्य की एनर्जी एक ही जैसी, ऐसा नहीं है। हर एक की ऊर्जा, हर एक की जो लाइट है वो अलग है। अभी ये येलो डॉर्फ है, अभी आप व्हाइट डॉर्फ की एनर्जी के पास खड़े हो जाओगे, भले ही आप ऐसे इतनी दूरी पे खड़े हो कि आप जलो नहीं, और आप सोचोगे हाँ बैठ के हम बीच पे बैठेंगे और आराम से व्हाइट डॉर्फ की एनर्जी चूसेंगे, नहीं भैया, पॉसिबल नहीं है। द मोमेंट द कॉन्टैक्ट इज मेड विद द एलियंस, सबसे पहले एलियन यही बोलने वाले हैं कि आपको अभी तक यही नहीं पता चला कि आप सौरमंडल नहीं छोड़ सकते हो शरीर के साथ। हाँ, आप इंस्ट्रूमेंट भेज दो, आप मेटल भेज दो, आप सिलिकॉन भेज दो, आप दुनिया के सारे मेटल भेज सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, उतना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो दैट इज नॉट अ लिविंग थिंग। आप उसको जहां चाहे वहां भेज दो या सिग्नल भेज दो, आप नहीं जा सकते। तो पहली चीज तो ये क्लियर करनी जरूरी है। तो अब एनीवे मैं थोड़ा सा ड्रैग कर दिया। तो जो सवाल था वो यही था कि अगर आप मरते हैं तो प्राण, देखिए इट्स नॉट अबाउट कि अगर आप मरते हैं तो आपका प्राण उस बॉडी में रहता है नहीं रहता है। जब तक आप मरते हैं सर, द मोमेंट द पर्सन हैज डाइड देयर इज नो प्राणा लेफ्ट इन द बॉडी, द प्राणा एग्जिस्ट, इसीलिए बोलते हैं प्राण निकल गए, इनके प्राण निकल गए, इनके प्राण निकल गए। 5 प्रकार के प्राण होते हैं, वो निकल जाते हैं, ठीक है, जैसे आदमी मरता है। इसीलिए वो बॉडी फिर वो एक टुकड़ा है मांस का, वो फिर शेर को दे दो खा लेगा वो, उसमें कोई टेम्परेचर नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए बॉडी बॉडी बोले, जैसे आदमी मरता है आदमी बॉडी बॉडी बोलना चालू कर देता है, बॉडी 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 बॉडी, यहाँ आ गई बॉडी, चली बॉडी, उनकी वहां बॉडी, बॉडी कहाँ पे है, बॉडी कहाँ पे। उनको पता है कहीं ना कहीं कि ये एक बॉडी है और जो रियल आदमी है वो नहीं है उसमें। मतलब जैसे अगर मैं मर जाता हूं तो मेरे को बोलेंगे मैं तो हूं ही नहीं, उनको पता है अंदर से सबकॉन्शियसली कि मैं निकल गया, तो बॉडी बॉडी बोलना चालू हुआ, बॉडी 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 बोलना चालू हुआ। एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है, इसको बोलते हैं दर्पण त्राटक, मिरर मेडिटेशन बोलते हैं। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और एकदम घूर घूर के एक ही जगह आप देखते रहिए। अब वो कहाँ हो सकता है, आप अपने माथे के बीच में देख सकते हो, या फिर अपने नाक पे देख सकते हो, या फिर अपनी कोई एक आंख पे देख सकते हो। एक आंख पे कोई फोकस कर लो, उसको देखते रहो और हटाओ मत आंख को, वहां पे बैठ जाओ या खड़े हो जाओ और देखते रहो देखते रहो देखते रहो। धीरे धीरे आपको आभास होने लगेगा कि जो सामने शरीर खड़ा है वो कुछ कोई और है। धीरे धीरे 5-10 मिनट अगर आप खड़े होगे तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि कोई और है। आपको लगेगा कि ये क्रिएचर कोई और है, कौन देख रहा है मेरे को कौन देख रहा है, ये कौन देख रहा है, ऐसे फील आने लगता है कोई मेरे को देख रहा है, कोई मेरे को देख रहा है, ये कौन देख रहा है मेरे को। आप खुद देख रहे हो, लेकिन आपको क्योंकि आपको अभी आप शरीर से इतना ज्यादा जुड़े हुए हो कि आपको लगता है आप ही शरीर हो। लेकिन त्राटक मेडिटेशन से क्या होता है, धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि इस मांस का लोथड़ा जो मेरे को देख रहा है, ये जो बंदा ये मेरे को देख रहा है, ये कोई और बंदा है। और कोई यानी 2 डुअलिटी क्रिएट हो जाएगी सीधा, इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा कि आप शरीर नहीं हो। तो एक तो ये हो गया, त्राटक मेडिटेशन से आप कर सकते हो। तो अब सवाल आता है कि अगर हमने शरीर को डोनेट कर दिया तो क्या, जैसा कि आपने बताया शरीर को जला देना चाहिए, तो क्या ठीक है कि नहीं ठीक? देखिए क्या है कि एक आदमी को अगर ये एक्सेप्टेंस है या स्वीकारता है, स्वीकार कर चुका है वो कि मुझे मेरा शरीर नहीं चाहिए, शरीर को उठा के फेंक दो या डोनेट कर दो, जो भी है, तो वो आदमी खुद अपनी इच्छा से शरीर को डोनेट किया और उसको पता है, उसकी इच्छा थी कि शरीर डोनेट, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी आदमी को। ये सारा खेल ऐसे काम नहीं करता है कि आपने सोचा कि अच्छा ठीक है इन्होंने बोल दिया शरीर को नहीं गाड़ना चाहिए, जला देना चाहिए, और अगर जलाना नहीं चाहिए तो डोनेट कर देना चाहिए। तो ये अरे ऐसे नहीं काम करता है, इसको समझने की कोशिश करो। मैं कितनी बार बता चुका हूं, ये सारा खेल वासनाओं का है। वासना मतलब बर्निंग डिजायर। अगर आपकी बर्निंग डिजायर है डोनेट करने की तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी बर्निंग डिजायर थी डोनेट करवाने की, आपने जला दिया, तो सामने वाले आदमी को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये जैसे
अगर कोई इंसान अकाल मृत्यु भी मरता है लेकिन उसको खुद का ज्ञान प्राप्त है, स्वयं का ज्ञान प्राप्त है, उसको मरने से कोई डर। जैसे आर्मी वालों का क्या होता है, आर्मी वालों के अंदर एक मेंटल स्टेट होती है पहले से ही। कुछ आर्मी वाले जो सैनिक होते हैं, कुछ सैनिक जो ब्रेव होते हैं, वो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि अब मैं जा रहा हूं बॉर्डर पे और मैं मरने वाला हूं। ये एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी है, क्योंकि जो आदमी मरना चाहता है उसको सफरिंग नहीं होगी बाद में, मरने के बाद वो चिल्ला चिल्ली नहीं करेगा बाद में। लेकिन जो आदमी नहीं मरना चाहता है उसको अगर आपने मार दिया, उसको अकाल मृत्यु बोल सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि एक बार आदमी मरता है तो दैट सफरिंग मल्टीप्लाइज इनटू 500 टाइम्स। इसी वजह से इतना फैसिलिटेशन और डेथ को लेके इतना सीरियसनेस है हिंदुइज्म में, क्योंकि सफरिंग बहुत ज्यादा तगड़ी होती है। अब सफरिंग क्या है, ये सफरिंग क्यों होती है पहले ही समझना। ये सफरिंग होती है कि मेरे डिजायर पूरे नहीं, उसमें से सबसे बड़ा डिजायर ये है कि मेरे डिजायर पूरे नहीं हुए, और वो डिजायर ये है कि मैं मरना नहीं चाहता हूं। ये डिजायर है, मैं जीना चाहता हूं, मैं शरीर में रह के भोग लेना चाहता हूं। मेरे माँ बाप, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो। तो जब आपको ये सारी वासनाएं हैं और तब आपका शरीर त्याग हो गया, शरीर छूट गया आपकी बिना इच्छा के, तो अब क्या होगा? इट्स लाइक कि किसी को कुछ चाहिए, उसने छीन लिया, अब उसको सफरिंग होगी। तो लोगों को क्या लगता है कि मरने के बाद सब दी एंड हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऐसा नहीं है, मरने के बाद भी सफरिंग होती है, ये लोगों को पता नहीं है। इनफैक्ट ये बात महेश्वरी सर ने भी बोली थी एक सेशन में, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग करके कोई सेशन था, या हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, कोई बहुत पहले उन्होंने बोला था, बहुत पहले। लेकिन एक बार में एक ही सेशन में बोला उन्होंने, और रिवील नहीं किया। तो कृष्णमूर्ति ने भी ये कई बार बोला है, 2-3 बार, लेकिन वो इनडायरेक्टली बोला है, आपको समझना पड़ेगा। तो एनीवे, तो इट्स नॉट अबाउट कि भैया मर गए तो ऐसे करना। इट्स ऑल अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ द पर्सन हु इज डाइंग, कि उसकी मेंटल स्टेट क्या है। अगर उसकी मेंटल स्टेट ये है कि अब मैं मरने वाला हूं, मैंने स्वीकार कर लिया, अब मुझे जाने दो, तो वो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक आदमी जो इंद्रियों में फंसा हुआ है, जो मोह माया में फंसा हुआ है, मोह में फंसा हुआ है, उस आदमी को डिपार्ट होने में टाइम लगता है। अब बात आती है यमराज और ये सब की। ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स, ऐसा कुछ नहीं होता। यमराज की जब बात आती है तो वहां पे एक पर्टिकुलर एनर्जी की बात बोली गई है कि वो खींचने की कोशिश करती है। वो बेसिकली यही होता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है, दैट इज कॉल्ड यमराज। ऐसा नहीं है कोई बंदा आ जाएगा सामने आपके खड़े होकर लेके जाएगा, वैसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनर्जी, कि हाउ इट इज वर्किंग इन द सेंस कौन लेके जा रहा है। तो कौन लेके जा रहा है, देयर इज अ फिनोमेना व्हिच इज हैपनिंग आफ्टर डेथ। वो अपने आप होता है, उस फिनोमेना को यमराज कह दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सामने आपके सामने कोई खड़ा हो जाएगा कि आपको लगेगा चलो भाई चलो, कहाँ जाना कहाँ है। और स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं होता है। स्वर्ग और नर्क जो होता है वो होता है पोस्ट डेथ की जो स्टेट है आपकी, वही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मरा तो वो सफर करेगा, और वो सफर कितने साल, लाइक लेट से कि 100 साल तक सफर करेगा धरती के सालों के हिसाब से, तो उस सफरिंग को हम कहते हैं हेल। और अगर वो आदमी मर गया और उसके अंदर प्लेजर आ गया तो प्लेजर भी 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हेवन। ये होता है। तो तृप्ति और अतृप्ति यानी सेटिस्फैक्शन और प्लेजर यही रहता है सिर्फ, और कुछ नहीं रहता। हाँ ठीक है, ओके। सिर्फ तृप्ति और अतृप्ति होती है और कुछ नहीं होता, दैट्स इट। ये कोई ऐसा नहीं है कि, और वो जैसे एक तो होती है तृप्ति और अतृप्ति, ये दो, और एक होती है डिजायर। वो डिजायर एक्सप्रेस करना चाहता है अपने आप को। आप अगर अपना जीवन भी देखोगे तो वो क्या है, आसपास लोगों को अगर आप देखो तो क्या चल रहा है, आप वैसे देखो। अगर तो आप सुबह उठते हो, क्यों उठते हो? डिजायर की वजह से। क्यों? क्योंकि आपको ऑफिस जाना है, वहां पे पैसा कमाना, उस पैसे से क्या करोगे? कुछ सामान खरीदना है या खाना खाना है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट डिजायर। आप आसपास देखो, हर चीज तो डिजायर के हिसाब से हो रही है।
तो वासना सिर्फ मौत के बाद नहीं है, वासना पहले भी है, और सब कुछ वासना है, एवरीथिंग इज वासना। आज मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये वासना है। अब आप कहोगे ये वासना भी जरूरी, कोई एक वासना पकड़ के बैठना पड़ता है। यहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको वासना नहीं होनी चाहिए। ये लोग सोचते वासना होनी नहीं चाहिए, अरे भैया वासना होनी चाहिए, लेकिन 200 नहीं होनी चाहिए, 300 नहीं होनी चाहिए, 400 नहीं होनी चाहिए। 2-3 वासनाएं बनाओ, जैसे अपना काम की वासना बना ली आपने, या फिर जिम की वासना बना ली। अब अच्छी वासनाएं भी तो बना सकते हो। अब ये जो वासनाएं होती हैं, जो ऊपर के लेवल की वासनाएं होती हैं, ये छूटती जल्दी हैं। और वासनाएं जो होती हैं, जैसे आप जब मर रहे हो, मरने वाले हो, आपको पता है कि 5 साल में मर जाऊंगा। एक कहानी में सुनाता हूं आपको। पहले के टाइम में क्या होता था कि वृद्धाश्रम बहुत फेमस। अब तो वृद्धाश्रम का मतलब यह है कि आदमी आया और अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया, वो नहीं वृद्धाश्रम। इसका वर्णन सदगुरु के डेथ में किया गया है, और ये इसके बारे में काफी रिसर्च भी हुई थी। वृद्धाश्रम जो है वो बेसिकली इसलिए रखा जाता था क्योंकि अब आदमी को ऐसा इतना, उस समय those times there was so much sensitivity about death, they have the problem कि they get into the वृद्धाश्रम leaving their family because they want to get prepared for death। अब वो जितनी भी वासनाएं हैं, उनकी काम की वासनाएं, पैसे की वासनाएं, व्यापार की वासनाएं, योगा की वासनाएं, जिम की वासनाएं, वो सब वासनाएं वो छोड़ के कुछ 2-3-4 साल 5 साल कंटेम्पलेशन में बिताना चाहते हैं, जिससे वो डिस्टेंस बना सकें, और ये मरने के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो मरते कैसे हैं लोगों को तो यही नहीं पता, और जीते कैसे हैं लोगों को वो भी नहीं पता। तो जी नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट मरना तो सीखो। तो जैसे अब मान लीजिए आप वृद्धाश्रम चले गए, तो आपने फैमिली से डिस्टेंस किया, और मैंने आपसे क्या बोला था, बहुत पहले मैंने एक बात बोली है कि अगर आपको अटैचमेंट से दूर रहना है तो संपर्क तोड़ना है। तो वो संपर्क तोड़ दिया, फैमिली से, घर वालों सबसे तोड़ दिया, अपना वृद्धाश्रम में गए, और धीरे धीरे अपना सारा जो उनका अटैचमेंट है खत्म हो गया सबसे, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होता था। एक बार वृद्धाश्रम में आदमी चला गया तो साल में 1-2 बार कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन वैसे कम्युनिकेशन नहीं कि दिन में देख रहे हैं और आके रोज पैर छू रहे हैं, वो सब नहीं है। तो ये सब हमारे कल्चर में एम्बेडेड है। इसको कभी बैठ के पढ़ो या देखो, समझने की कोशिश करो कि वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट हो है क्यों, जिससे मर सकें। अब इतना सेंसिटिविटी क्यों है मरने को लेकर? डायरेक्ट मर जाओ। बताया मैंने आपको कि अगर आप ऐसे ही मर रहे हो तो वो अच्छी डेथ नहीं है, उस डेथ में काफी सफरिंग होने वाली है। तो अब सवाल आता है कि क्या ये इतना आसान है कि जब आप मर रहे हो तो उस वक्त अपने माँ बाप को याद नहीं कर रहे हो, या अपने डिज़ायर की आपके ऊपर हावीपन नहीं है आपका कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। जैसे मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको पिछले पॉडकास्ट में कि जब आदमी मर रहा था तो उसके सपने में जब मरने के बाद अपनी बीवी के सपने में आया वो, और उसने कहा कि मेरा जो खजाना है वो दूसरे कमरे के नीचे वाली जो फाउंडेशन है या नींव है वहाँ पे गड़ा हुआ है। तो वो कमरे को खोदा गया तो देखा गया कि जितना खजाना उसके पास पहले से था उससे 3 गुना खाना है, 2 गुना खजाना नीचे पड़ा हुआ है। तो वो आदमी सिर्फ बताने आया था मरने के बाद अपनी वाइफ को कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और सपने में जब कोई आदमी आता है तो ऐसा नहीं है कि वो आके बोलेगा और भैया कैसे हो, बढ़िया, व्हाट्सएप, ये सब काम नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता काम मामला। इसमें जो सारा सीन है वो ये है कि सब वासना है, जो भी वासनाएं पड़ी रहती हैं वो व्यक्त होना चाहती हैं, लेकिन शरीर छूट गया है तो व्यक्त नहीं हो पा रही हैं। तो एग्जिस्टिंग जो एनर्जी है, जो रेसिड्यू है मेरे शरीर के एनर्जी का, जैसे मेरी पत्नी में पड़ी हुई है, मेरे कपड़ों में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से वो बिहेव करने लगता है आउट ऑफ। बट एनीवे दैट इज़, मैं समझा चुका हूँ उसको कई बार, नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं। तो अब सवाल आता है क्या ये इतना आसान है कि इसको ऐसे कर ले? तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। लास्ट मोमेंट पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूं,
आपका जीवन कैसा बीता है, आपने कौन से चक्र पे जीवन बिताया है। आपने आज्ञा पे बिताया है, आपने हार्ट पे अनाहत पे बिताया है, आपने सहस्रार पे बिताया है, या आपने स्वाधिष्ठान पे बिताया है, या मूलधारा पे बिताया है। ज़्यादातर लोग जो है वो अपना हग मूद देते हैं जब आप मरने वाले होते हैं, क्योंकि वो एग्जिट जो होती है बॉडी की, यानी जो सोल की जो एग्जिट होती है वो नीचे के चक्र से होती है, जैसा मैंने बताया। तो जब नीचे से एग्जिट हुई है, अब आप कहोगे कि वो आखिरी मोमेंट पे डिसाइड होता है। नहीं नहीं, आपका पूरा जीवन कैसे बीता है ये आपके एग्जिट से डिसाइड होता है कि आप एग्जिट कैसे ले रहे हो। कि अगर आपने पूरे जीवन अपनी बकचोदी में काट दी, हरामी पने में काट दी और अय्याशी में काट दी, तो समझ लीजिए कि आप मूलाधारा से एग्जिट करोगे। ये सब सेंसिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है जीवन के शुरुआती पलों में या शुरुआती वर्षों में, प्रारंभ के वर्षों में होना ज़रूरी है। और यही सेंसिटिविटी मेरे अंदर आई जब, और मैं बहुत इसका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मैं इन सब चीज़ों के पीछे इंटरेस्ट ले पाया। क्योंकि मृत्यु कभी भी हो सकती है। ये नहीं है कि 70-80 साल में मर गए या 100 साल में मरने वाले हो। जीवन जरूरी नहीं है कि आपकी पूर्ति हो जीवन की और तब आप मरो। कल मर सकते हो, लेकिन मरने के बाद सफरिंग होगी, उसको बचाने के लिए या हेल्दी डेथ क्या होती है ये सब समझना जरूरी है। तो अगर मैं कल भी मरता हूं तो मुझे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अटैच नहीं हूं। हो सकता है मैं अपनी पत्नी से या अपनी गर्लफ्रेंड से अटैच हूं, मैं अपने मम्मी पापा से अटैच हूं, लेकिन ऐसा अटैच नहीं हूं कि भैया मुझे कुछ पता ही नहीं जीवन के बारे में। मेरे जो कर्म है, जीवन में जो एक्टिविटी है, वो सबसे ज्यादा किस पॉइंट पे एक्टिविटी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल पॉइंट पे हुई है, लौंडियाबाजी में हुई है, या फिर मैंने अगर कहा कि मैंने ध्यान ज़्यादा किया है, या मैंने बातें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा करी है, मेरे ब्रेन में सबसे ज़्यादा क्या क्या चलता है, मेरे कर्म कौन कौन से हैं। तो अगर वैसा देखेंगे आप पिछले 30 साल की ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा जो मेरे कर्म हुए हैं वो हुए हैं स्पिरिचुअलिटी में या सत्य की बातों में। तो मैं प्रोग्राम्ड हूं सत्य के लिए। अब ये प्रोग्रामिंग कंटिन्यू होती है, तो ऐसा आदमी जल्दी से रोता नहीं है मरने के बाद कि वहां पे चिल्ला रहे हैं, वहां पे चिल्ला रहे हैं, और रात में चिल्ला रहे हैं, लोग जग गए, उधर चिल्ला दिया जाके और सफरिंग हो रही है। मेरे घर में ऐसा हुआ है। मेरे जो बड़े नाना के बेटे हैं, वो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो 3 दिन तक चिल्ला चिल्ली हो रही है, लोगों की फटके हाथ में आ गई। इतना खतरनाक चिल्लाया आदमी वो कि 3-4 दीवारें गिर गई उन्हीं के घर के ऊपर की। तो ये सब चीजें होती रहती, क्योंकि बिकॉज यू डोंट वांट टू डाई एंड यू हैव ईटन अ जहर, और क्योंकि उन्होंने सल्फास खा लिया था। तो यू डोंट, सो इट्स ऑल अबाउट सी व्हाई यू डाई। ये कोटा वाले सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है दे विल गेट अ रिलीज। भैया वो रिलीज नहीं होगा, वो उससे डबल ट्रिपल 4-5 गुना सफरिंग चालू हो जाती है। इसीलिए सुसाइड नहीं करना चाहिए कभी भी। तो अब सवाल आता है, आर्मी वाले भी तो मरते हैं। तो आर्मी वाले मरते हैं, लेकिन आर्मी वालों को पता तो होता है और वो एक्सेप्ट तो कर चुके होते हैं कि हम मर रहे हैं। तो ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि हाँ भैया हम मर जाएंगे, ठीक है, इट्स ओके, थम्स अप। ये भी बहुत जरूरी है, इससे बहुत फायदा होता है। तो डिपेंड करता है कि आप जॉल्टेड आउट हो बॉडी से, और अगर आप जॉल्टेड आउट हो, अगर आपको जबरदस्ती बॉडी से निकाल दिया गया है, मार के, गोली मार दी, कुछ भी, तो उससे पहले जो जीवात्मा थी उसकी मेंटल स्थिति क्या थी, ये डिपेंड करता है। तो अब सवाल आता है कि ये स्थिति कैसे बनाते हैं। कोई भी वासना, कोई भी इच्छा या कुछ भी, कोई भी डिजायर ऐसे ही नहीं चला जाता है। उसको हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए बड़ी सच्चाई पता होना पहले जरूरी है। इसीलिए आत्मज्ञान शुरू के
12 वर्षों में देने का कार्य होता था हमारे देश में। भगवान राम को, अर्जुन को, पांचों पांडवों को, सबको आत्मज्ञान प्राप्त था, सबको प्राप्त था। तो ये चक्कर था। तो अब सवाल आता है कि जब आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या डिजायर छूट जाते हैं? हाँ, धीरे धीरे आपका वैराग्य, इसको वैरागी बोलते हैं, वैराग्य आने लगता है धीरे धीरे। वैराग्य मतलब होता है कि डिजायर आपके ऊपर हावी नहीं होते हैं, आपके झोपड़ी के बाहर खड़े होंगे पर आपके घर के अंदर नहीं आएंगे। मतलब मैं जब चाहूं तब अपनी प्रॉपर्टी को, अपने रिश्तों को छोड़ सकता हूं। मेरे अंदर ये नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा या मेरा ये मेरा वो, ये सब चीजें नहीं हैं, लेकिन मुट्ठी खोलने की हिम्मत भी है। मुट्ठी पकड़ रखी, मुट्ठी बंद करना प्रॉब्लम नहीं है, मुट्ठी खोलने का हैसियत होनी चाहिए। और ये हैसियत, ये जो पोटेंशियल है, ये तब आती है जब आपको पता चलता है कि ये सब चीज़ें छोटी हैं। देर आर बिगर रियलिटीज, देयर इज अ बिगर थिंग अबाउट यू। सो धीरे धीरे आपको अंदर वो जब ये जाने लगता है तो वैराग्य आने लगता है। फिर आपको फिर ये सोसाइटी के कोई प्रेशर और आपके खुद के डिजायर के प्रेशर आप हावी नहीं होते और आप मोक्ष में जाने लगते हो। इसको मोक्ष बोलते, दिस इज कॉल्ड मोक्ष। तो कई लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं, जब मेरे अंदर कोई डिजायर ही नहीं होगा तो मैं कुछ करूंगा ही क्यों? और अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो मैं क्या करूंगा? यही तो प्रॉब्लम है, लोगों को समझ ही नहीं आता मैं क्या बात करता हूं। मैंने कब बोला कि अपने डिजायर को छोड़ दो? मैंने तो ये बोला ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि तुम मुट्ठी बंद करो, लेकिन मुट्ठी खोलने की हिम्मत होनी चाहिए कि क्या तुम छोड़ सकते हो। हर चीज को भगवान मत बनाओ। तुम लोगों ने हर चीज को भगवान बना लिया, अपने काम को भगवान बना लिया, अपने नाम को भगवान बना लिया, अपने माता पिता बीवी बच्चों को भगवान बना लिया। तुम क्या कहते हो? मेरे बच्चे मेरी जिंदगी हैं, मेरा काम मेरी जिंदगी है। जब इस तरीके के डायलॉग तुम बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में वही है और कुछ तो है नहीं। जीवन के जो बड़े मायने हैं, जीवन के जो बड़ा अर्थ है, वो तो है ही नहीं। आपके लिए जीवन का अर्थ क्या है? आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपका काम, आपका पैसा, आपका शोहरत, आपका नाम, ये आपके लिए अर्थ है। तो आपने क्या बोला कि मेरा इंस्टाग्राम फॉलोइंग ही सब कुछ है मेरे लिए? तो बस आपकी जिंदगी में और क्या है? ये सब 2 कौड़ी की चीजें हैं जो आपको पता चलता है कि आप वास्तविकता में क्या हो, और ये वास्तविकता क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, और ये पूरा का पूरा रियलिटी आप जब सामने से देखते हो, चंद्रमा पे खड़े होके, मंगल ग्रह पे खड़े होके जब आप देखते हो, दूर से देखते हो, डिस्टेंस बना के देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि भाई ये सब चीजों के पीछे तो मेरे ऊपर डाला गया है, ये तो है ही नहीं। एक्चुअली मेरी रियलिटी क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं। जब ये सब चीजें पता होती है तो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि अच्छा ये है। एक और भी कारण होता है कि ये जो अर्थ है, माँ बाप, बच्चे, बीवी, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, दौलत, ये सब कुछ जो भी है, ये मेरे को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ये मेरी जिंदगी में एक बंधन बना के बैठा हुआ है। मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूं साला। आज मैंने सोचा था कि मैं शादी कर लूंगा, बच्चे कर लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन साला शादी हो गई, बच्चे हो गए और इतनी जिम्मेवारियां आ गई हैं, कर्ज आ गए हैं। लोगों ने मेरे को बोल बोल के मेरे ऊपर कर्जे डला दिए कि कार तो होनी चाहिए, घर तो होना ही चाहिए। आज मेरी घर की EMI जा रही 25,000 रुपए, उसके बाद मेरी कार की EMI जा रही है। ये साला रिश्तों के चक्कर में आज मैंने अपनी फ्रीडम को बर्बाद कर दिया, अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता खो दी। मुझे लगता था कि मैं शादी कर लूंगा, वही स्वतंत्रता है। मुझे लगता था कि मैं अपने माँ बाप की बातें मान लूंगा, वही स्वतंत्रता है। लेकिन जब आप ये सब कर लेते हो और सोसाइटी का प्रेशर आपको कार दिलाने पे मजबूर करता है, सोसाइटी का प्रेशर आपको घर दिलाने पे मजबूर करता है। सोसाइटी क्या कहती है, आपके माँ बाप क्या कहते हैं? एक तो घर होना ही चाहिए, एक तो अपना घर होना ही चाहिए, एक फ्लैट तो होना ही चाहिए। ये करते करते
आप 25-30 हजार रुपए EMI भर रहे हो, आपकी इनकम साला लाख रुपए महीना है, उसमें से 80,000 रुपए आपका इसी में चला जाता है, कुछ बचता नहीं है। और अगर आपने जरा सा सोच लिया कि मैं ये सब छोड़ के कुछ अपना करना चाहता हूं, कुछ अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, तो ये लोग आपको मार डालेंगे, ये लोग करने नहीं देंगे। या आपके बीवी, ये बच्चे करने नहीं, क्योंकि क्या करोगे आप अपने बीवी बच्चों को छोड़ के? क्या करोगे? कहेंगे भाई क्या कर रहे हो, मतलब हमारे ऊपर हम आपके ऊपर निर्भर करते हैं, हम खाएंगे पिएंगे कैसे? आप कह रहे हो जॉब छोड़ने की बात, आप कुछ कर ही नहीं सकते। और चलो ठीक है, बच्चों और बीवी को संभाल लिया, इतने कर्जे आपके ऊपर हैं कि आप छोड़ ही नहीं पाओगे अपने बीवी बच्चों को। या चलो बीवी बच्चे भी हटा दो, आप जॉब ही नहीं छोड़ पाओगे, इतने कर्जे हैं आपके ऊपर। और कर्जे किसने दिलाए? ये EMI का बंडल किसने डाला तुम्हारे ऊपर? सोसाइटी का प्रेशर। अगर तुम्हें सत्य का पता होता कि दुनिया क्या है, जीवन क्या है, बड़ा सत्य क्या है, तो ये सब तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होता, फिर तुम इंटेलिजेंटली काम करते। डिजायर की वजह से ही तो कार लिया तुमने, डिजायर की वजह से ही तो घर लिया। किसका डिजायर? तुम्हारा खुद का डिजायर और सोसाइटी का डिजायर। सोसाइटी में कौन आ गया? तुम्हारे माँ बाप आ गए, तुम्हारे घर वाले आ गए, यही तो डिजायर। और क्या है कि एक घर, अब तुमने बेटा इतना कमा लिया है, अब तुम बेटा शादी कर लो और एक घर ले लो। क्यों करना है? जब मेरे पास होगा तब मैं देखूंगा। बड़ी इंटेलिजेंस क्या है? मुझे 1 करोड़ का घर लेना है, मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, ये बड़ी इंटेलिजेंस है। महेश्वरी सर के ऊपर कभी भी कोई भी डिजायर हावी क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको बड़ा सत्य पता है। उन्होंने एक बात कही थी कि मैं अगर कार लेता हूं ना तो मैं डाउन पेमेंट पे लेता हूं। मतलब क्या? मैं सीधा पेमेंट पे देता हूं। मतलब अगर मैंने 10 लाख रुपए की कार ली है तो 8 या 9 लाख रुपए की आपको DP करनी पड़ेगी और 1 लाख की आप EMI बांध सकते, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको शायद कार मिलती नहीं है। बट जितना हो सके उतना आपने पैसा दिया, उसके बाद वो 1 लाख रुपए जो बचा था उसको 2-3 महीने में आपने क्लोज कर दिया, तो आपने कार ले ली। नहीं, अब तुमको क्या है, तुम्हारे दोस्तों ने ले ली, और तुम्हारी जो जहां तुम्हारी शादी होने वाली है वो तुम्हारा ससुर, वो कह रहा है कि 20 लाख रुपए की कार तो होनी चाहिए घर में, एक क्रीटा तो होनी चाहिए, नहीं तो वो तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया। फिर तुम्हारे घर वाले प्रेशर दे रहे हैं घर ले लो, तुम्हारा वहां ईगो हर्ट हो गया। तुम्हारे किसी दोस्त ने घर ले ली, तुमने तो वहां ईगो हर्ट हो गया, तुमने घर ले लिया, अब तुम्हारी आजादी खत्म। भैया आप अगर छोड़ के भागोगे भी कि मैं चलो ठीक है, मुझे डिफॉल्टर घोषित कर दो बैंक से, मेरे सिविल स्कोर गिरा दो, खत्म कर दो मेरे को, मुझे कर्जे नहीं भरने हैं, तो ये तुम्हारे घर वालों को पकड़ लेंगे। तुम भागोगे कहां? तो इन सबसे ऊपर कैसे आ पाओगे तुम, जब तुम इन चीजों को तवज्जो दे रहे हो, दिखावे को तवज्जो दे रहे हो? कैसे बाहर आ पाओगे? कोई तरीका है बाहर आने का? कोई तरीका नहीं है। तुम्हारा खुद का डिजायर नहीं भी है ना, तो सोसाइटी तुम्हें अपने डिजायर को एक्सप्रेस कराने में हेल्प करेगी। ये दुनिया तुम्हारे डिजायर से मतलब नहीं रखती है, ये दुनिया अपने डिजायर से मतलब रखती है। और ये दुनिया में जब मैं बोलता हूं तो कोई अजनबी की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे खुद के घर वालों की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, कुछ ऐसे घर वाले होते हैं जो बेटा कहते हैं ठीक है बेटा कोई इशू नहीं है, मत करो, बोलते हैं। मैं हर घर वालों को नहीं बोल रहा हूं, मतलब ये तो बोलेंगे ही, गलती आपकी है, मैं उनको इल्जाम नहीं दे रहा हूं, तो होली शुरू से ऐसे ही थे सारे और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। क्या सोसाइटी का प्रेशर खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, सोसाइटी के डिजायर का प्रेशर कभी नहीं खत्म होने वाला। तो धीरे धीरे जब आदमी ये समझ जाता है कि वो है कौन, फिर वो उसके अंदर डिजायर हावी नहीं होता। लोग मेरे से बोलते हैं सर इतना कुछ कर लिया हमने, हमारे ऊपर हमारी सफरिंग ही नहीं खत्म हो रही। सफरिंग कैसे खत्म होगी जब तुम छोड़ने के लिए कुछ रेडी नहीं हो? तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो छोड़ पाओगे? है हिम्मत बोलने की घर वालों को कि मुझे नहीं करना कुछ?
मैं वो करूंगा जो मुझे चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे 2 लाख रुपए की कार में चलने, तो मैं 2 लाख रुपए की बाइक में चलूंगा। मुझे कार नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। जब मेरे चादर आएगी तो तुम्हारी बीवी क्या कहेगी? ले लो ना, ले लो ना, मिल तो रही ईएमआई पे, ले लो ना। तुम्हारी बीवी ये कहेगी। है हिम्मत तुम्हारे अंदर बोलने की कि जब हमारे पास पैसा सही में होगा तब लेंगे हम क्यों ईएमआई पे लें? क्योंकि ईएमआई पे या कर्जे लेने से फ्रीडम खत्म होती है सर। और फ्रीडम से ऊपर कुछ नहीं है, पीस ऑफ माइंड के ऊपर कुछ नहीं है। ये दिखावे बाजी के चक्कर में तुम अपने आप को इतना कैद कर लेते हो कि फिर बात करते हो सर हम तो दुखी हैं। अपने डिजायर के जेल में बंद हो तुम। इस डिजायर के जेल से बाहर कैसे आओगे जब तक तुम्हें यही नहीं पता चलेगा डिजायर से ऊपर भी कुछ है। जब तुम्हें पता चल जाता है कि डिजायर से ऊपर कुछ है, तब तुम गीदड़ से शेर बन जाते हो। अब आओ बेटा, आप जो भी आएगा उसको काट डालूंगा मैं। आओ बेटा आओ, मेरे को बोलो क्या घर चाहिए, मार डाला, खत्म। जो भी बोल रहा है कि घर ले लो, तुरंत उसको आपने मार डाला। मारने का मतलब ये नहीं है कि सच में मार दिया, मतलब आपने कहा नहीं चाहिए। अब आज मैं रेंटेड फ्लैट पे रहता हूं, ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। अब मैं भी रोज रात में अपने आप को कोस सकता हूं, कह सकता हूं यार मेरे पास तो खुद का घर ही नहीं है। अब मेरी जो गर्लफ्रेंड है उनके घर वाले भी बोलते हैं, कहते हैं कि बेटा घर तो एक ले लेना बाद में। मैंने कहा हाँ ले लेंगे, कोई इशू नहीं। मेरे घर वाले मेरे को मेरे खुद के घर वाले मेरे को कॉल करके बोलते हैं बेटा तुम्हारे पास तो अभी कार भी नहीं है, कार ले लेना। मैंने ठीक है ले लेंगे, कोई इशू नहीं। मेरे अंदर क्या चल रहा होता है, जब होगा तब लेंगे। अब जब ये ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा कि मान लो हम अपनी लड़की ही नहीं देंगे तुम्हें जब तक तुम्हारे पास एक खुद का घर ना हो, या मेरे घर वाले बोलने लगे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, रोज कॉल करके कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे पास खुद का घर नहीं है, तो अब ये जब ज्यादा हो जाता है तब फिर मैं अटैक करता हूं। फिर मैं वापस अटैक करता हूं, क्योंकि मुझे पता अगर आज अटैक नहीं किया तो कल इन लोगों ने फिर नाटक करना है। मैं सीधा बोल देता हूं, मैंने कहा नहीं खरीदूंगा, भाड़ में जाओ। कह रहे क्या बोल रहे हो? मैंने खरीदना ही नहीं है, नकारा हूं। हाँ हाँ नकारा, कोई दिक्कत। उधर से वो बोलेंगे हम अपनी लड़की नहीं देंगे। मत दो, रखो लड़की अपने पास। तुम्हारी लड़की कौन सा मेरे को सुख पहुंचाने वाली है? बहुत मुझे पता है ना अच्छे से कि तुम्हारी लड़की मेरे को कोई सुख नहीं पहुंचाने वाली, जो तुम बहुत बड़ा सुख दे रहे हो मेरे को। कि तुम्हारी ये कोई गैमलिंग चल रही है, जुआ चल रहा है कि मैं ये खरीदूंगा तब तुम मेरे को वो दोगे। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम बहुत बड़ा खजाना दे रहे हो मेरे को। मुझे पता है वो खजाना नहीं है, मुझे पता है वो जिम्मेदारी का बंडल है। मैं फिर भी ले रहा हूं क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये मेरी पूंछ पकड़ के या मेरी कमजोरियां पकड़ लो। मेरे अंदर कमजोरी है ही नहीं। क्या कमजोरी है? कोई कमजोरी नहीं है आपको कि मैं आपको अपनी लड़की नहीं दूंगा। रखो अपने पास। फिर कई लोग बोलते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगे ना तो लोग तुम्हें घर पे नहीं बुलाएंगे अपने। जब तुम 35-40 साल के हो जाओगे और तुम्हारे सारे कजिन्स की शादी हो रखी होगी, दोस्तों की शादी, तो ये लोग अपने घर पे नहीं बुलाएंगे। मत बुलाओ, मैं तो वैसे भी नहीं जाता हूं। और तुम्हारी पार्टी अटेंड करने के लिए पैदा हुआ हूं मैं। तुम्हारी पार्टी अटेंड करूंगा मैं कि तुम लोग पार्टी करो, उसके बाद एक दूसरे की बुराई करो। देखो कि वो कोरोला से आया है, वो होंडा सिटी से आया है, वो रेंज रोवर से आया है, नीचे कौन सी गाड़ियां आके खड़ी हुई हैं, उसके बाद कौन से कपड़े तुमने पहने, उनकी बीवी ज्यादा सुंदर है, उनकी बीवी कम सुंदर। ये सब करने के लिए पैदा हुआ हूं मैं। मुझे पता नहीं है क्या होता है वहां पे। तुम्हारी घटिया पार्टीज जहां पे 2 घंटे की बूजिंग होती है, उसके बाद सुबह उठो हैंगओवर होता है, फिर वही अपनी जिंदगी के दुख मर्रा की जिंदगी। मैं इन सब चीजों से ऊपर हूं। मुझे आपका साथ चाहिए ही नहीं। मुझे अपना नाम नहीं बनाना, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। ना मुझे नाम बनाना, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे घर वालों की वाहवाही चाहिए, ना मुझे घर वालों का साथ चाहिए। अब आदमी आजाद हो जाता है।
अब ये सब कैसे आता है? ये सब आएगा जब आपको पता चलेगा आप कौन हो, आपकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस क्या है। क्या आप छोटे प्राणी हो या बड़े प्राणी हो, या आप बहुत बड़े प्राणी हो, तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई मैं तो बहुत बड़ा हूं। सेल्फ सस्टेनिंग क्रिएचर बन जाता है आदमी। अभी आप सेल्फ सस्टेन नहीं हो, आप किसी दूसरे सोर्स से सस्टेन कर रहे हो, और सब आदमी का अलग अलग सोर्सेज होते हैं। कोई लड़की के पीछे पागल है, कोई इसके पीछे पागल है। ये सब मैं करके देख चुका हूं, मुझे पता है क्या है क्या नहीं है। रियलिटी है क्या? रियलिटी ये नहीं कि आपने बच्ची कर ली है फिर आपने ये सब, रियलिटी ऐसा ही है सब मामला। ये सब बंधन है। इनफैक्ट एक चीज और मैं आपको बोलता हूं, जितना ज्यादा तुम भौतिकता को अपनाओगे, जितना ज्यादा भौतिक वस्तुओं को तुम खरीदोगे या उनसे शादी करोगे या उनके साथ रहोगे या उनको अपनाओगे बेसिकली, उतना ही तुम्हारे ऊपर बंधन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा मेरी मम्मी मेरे पापा, अब आप उनको रिस्पेक्ट करना चाहते हो, उनको खुश करना चाहते हो, राइट? क्योंकि आपने अपनाया ऑब्वियसली। तो अब उनको खुश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। तो वो जो चाहते हैं वो आपको बंधन में डाल देगा, पर उनको खुश कर देगा। तो अब तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए स्वतंत्रता, फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तुम उनको खुश करना चाहते हो। और वो खुशी भी क्या है? आज तुमने एक बच्चा पैदा कर लिया, कल कहेंगे एक और कर लो। आज तुमने एक घर खरीद लिया या कार खरीद ली, कल कहेंगे घर खरीद लो या कार खरीद लो। वो खुशी उनकी कोई ऐसा नहीं है कि उनको बहुत अच्छी कोई खुशी भी, आप किसी को खुशी दे ही नहीं सकते। ये खुशी का कॉन्सेप्ट गलत है। दूसरी तरफ आपने कहा मैं शादी करूंगा, तो आपने शादी कर ली। अब शादी के बाद बंधन नहीं आता क्या? हाँ, आपने प्लेजर के लिए शादी करी है ना, तो बंधन तो आएगा ही आएगा। भाई लड़की के टेंट्रम्स हैं वो भी देखने पड़ेंगे। बंधन क्या आता है मुझसे पूछो, मैं देखता हूं बंधन कि कहीं नहीं जाना, मेरे साथ जहां जाना है वहां जाना है, अकेले कहीं नहीं जाना है। या बच्चे हो गए तो अब आपको, बच्चे तो हो गए, अब आपको बच्चों का देखना है। अब आप कहीं जा ही नहीं सकते। आप सोचो कि मैं अकेले चला जाऊं, आपको जाने नहीं देंगे ये लोग। या अकेले भी नहीं, अगर आपको लेट्स से कि आपको बच्चों को सबको लेकर कैसे जाओगे? जा ही नहीं सकते। भाई बच्चा अभी पैदा हुआ है, बच्चे को ठंडी लग जाएगी, कैसे जाओगे? बच्चा स्कूल जा रहा है, साल में 1-2 बार चले गए वो बात ठीक है, वेकेशन हो गया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, शादी में प्लेजर मिलता है पर बंधन भी मिलता है। और ये सिर्फ शादी में नहीं है, किसी भी भौतिक वस्तु को जब तुम अपनाते हो तो उसका एक माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। प्लस ये है कि आपको आनंद मिलता रहेगा, मजा आता रहेगा, लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी है, वही आनंद तुम्हें फंसा देता है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? शादी के बहुत नेगेटिव पॉइंट है। कुछ कर नहीं सकते आप, आपको हर चीज में सामने वाले पार्टनर की भी सहमति लेनी पड़ेगी, अकेले नहीं कर पाओगे। और अगर कहीं गलती से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बीवी मिल गई, तब तो तुम अकेले दोस्तों के साथ भी कहीं नहीं जा सकते। इसमें बहुत टैंट्रम्स है। एक टैंट्रम नहीं है कि आप सब कुछ कर रहे हो अपनी वाइफ के लिए, लेकिन वो फिर भी गुस्सा होकर बैठी हुई है। फिर वो समझो कि वो गुस्सा क्यों होकर बैठी है। वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहती है, आप अपने हिसाब से चलना चाहते हो। एक टाइम था जब आप इसके पीछे पड़े हुए थे लड़की के, अब वही कर रहे थे जो चाहती थी। अब वही सोच के उसने शादी कर लिया आपसे, तो अब 3 साल बाद, शादी के बाद, आप अपनी अलग पर्सनैलिटी बना लिए। अब आप उसको टाइम नहीं देखते हो, अटेंशन नहीं देते हो। जब शादी करी थी तो उसने ये सोचा था कि आप उसको टाइम दोगे, अटेंशन दोगे, लेकिन शादी के बाद आप टाइम और अटेंशन देते नहीं हो। अब हो गई लड़ाई झगड़ी, बंधन है, क्योंकि आपका मन ही नहीं कर रहा टाइम और अटेंशन देने का। बंधन है, हर तरफ बंधन। भौतिक वस्तुओं को अपनाओगे तो बंधन भी आएगा। ऐसा नहीं कि आपको आजादी मिल जाएगी। और जितना ज्यादा तुम होंडा सिटी लोगे, ये लोगे, वो बाप रे बाप भैया, ईएमआई पे ईएमआई, आदमी कर्ज में डूब जाता है।
सीसीडी का ओनर 7,000 करोड़, कर्नाटका के थे वो, 7,000 करोड़ का कर्जा था उनके ऊपर, सुसाइड कर लिया। सीसीडी, कैफे कॉफी डे, बंधन, सब मिल गया, कार थी, बंगला था। दुनिया की सारी, उन्हें बिजनेस बड़ा किया, उसका सुकून था, क्योंकि उसमें भी सुकून मिलता है ना, बिजनेस बड़ा हुआ है। लेकिन सुसाइड कर लिया, सब छोड़ के, बीवी बच्चे, गाड़ी बंगला बैलेंस सबको। क्यों? क्योंकि तुम लोग सोचते हो ना कि स्वतंत्रता तो छोटी चीज है। अरे भैया, स्वतंत्रता, फ्रीडम से ऊपर कुछ नहीं है। तो कौन आदमी ये सब निर्णय ले पाएगा, डिसीजन ले पाएगा? ये सब बहुत कठोर डिसीजन है, दिमागी डिसीजन है। कि आपके घर वाले बोल रहे खरीद लो, वो बोल रहे खरीद लो, आप खरीदो, आप बोलते हो नहीं तो नहीं। ये बोलने की औकात है, उसी की औकात है जो बहुत समझदार हो लाइफ को लेके, जिसको समझ में आ जाए कि फ्रीडम सब कुछ है, जिसके अंदर ये भ्रम ना हो, माया ना हो, गलत फहमी ना हो कि कार खरीद लूंगा तो मजा आ जाएगा, घर खरीद लूंगा तो मजा आ जाएगा, शादी कर लूंगा तो मजा आ जाएगा। उसको अच्छे से पता हो कि ये सब कुछ चीजें आपको बांध देती हैं। ये पहले ही उसको पता होना चाहिए, तभी तो वो मना कर पाएगा कि नहीं खरीदना है, नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना। हर जगह ना बोलने की हिम्मत है। ना वही बोलता है जिसको हर चीज की सच्चाई पता हो। ये सारी चीजें हैं। बट एनीवे, खैर, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया हो। तो वैराग्य धीरे धीरे आता है, इट्स लाइक टेक्स टाइम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड लाइक गेट द real crux of entire material world and the real meaning behind all these things. What is going to happen if I do this? What is going to happen if I do this? You have to understand all these things. Then you can say no. Then you can understand, हाँ भाई, ये अब तुम्हारे अंदर एक रियलिज्म आया। एक रियल इंटेलिजेंट आदमी यही होता है जो आदमी ना बोल पाए या हाँ बोल पाए या ना बोल पाए। हाँ, उसको समझ में आना चाहिए कि दुनिया में क्या है, दुनिया क्या है, माया क्या है, और ये सब चीजें हो तो समझ में आ जाता है। टेक केयर, बाय।